Good morning, students. I'm Dr. Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी। इस क्लास में हम भौतिक भूगोल फिजिकल जियोग्राफी का अध्ययन करेंगे। भौतिक भूगोल के विषय में जैसे आपको विदित है कि भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण की विशिष्टताओं और पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। The study of spatial and temporal characteristics and relationship of all the phenomena within the Earth's physical environment is the main concern of physical geography. यानी भौतिक भूगोल का मूल उद्देश्य पृथ्वी के भौतिक पर्यावरण का स्थानिक और कालिक विशिष्टताओं के आधार पर और विभिन्न परिघटनाओं के परस्पर अंतर संबंधित स्वरूप का अध्ययन करना होता है। जब हम फिज़िकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर सभी को सम्मिलित करते हैं। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल एवं जैव मंडल। तो अपनी भौतिक भूगोल की श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए हम आज कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी संतुलन की अवधारणा को देखते हैं। देखिए, भूतल पर आप विभिन्न भौतिक आकृतियों को देखते हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, महासागर, जिनके आकार प्रकार में पर्याप्त अंतर है, लेकिन फिर भी ये आकृतियाँ भूतल पर स्थिर हैं, संतुलित हैं। जिससे ये प्रकट होता है कि कोई निश्चित नियम है कि जिसके अंतर्गत ये संतुलित हैं। इनका वर्तमान रूप में इस प्रकार से स्थित रहना कठिन होता अगर ऐसी कोई व्यवस्था प्रकृति में नहीं होती। सामान्य रूप से हम कहें कि द स्टेट ऑफ बैलेंस विच द अर्थ्स क्रस्ट टेंड टू मेंटेन इज नोन एज आइसोस्टेसी। यानी संतुलन की अवस्था जो पृथ्वी की क्रस्ट स्थापित करती है वो वस्तुतः आइसोस्टेसी है। यानी परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी, रोटेट करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, जैसे हम देखते हैं पर्वत, पठार, मैदान, और गहराई में स्थित क्षेत्रों जैसे कि झील, समुद्र में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की जो दशा है वो संतुलन की दशा कहलाती है। यानी आइसोस्टेसी सिंपली मीन्स ए मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन द अपस्टैंडिंग पार्ट्स एंड लो लाइंग बेसिन्स ऑन अ रोटेटिंग अर्थ। यदि हम अध्ययन करें कि इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम बिटवीन द अर्थ्स लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर such that the tectonic plates float at an elevation which depends on their thickness and density। साधारण शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो ये वस्तुतः एक गुरुत्वाकर्षण समस्थापन की अवस्था है पृथ्वी की क्रस्ट में, एक संतुलन की अवस्था, विशेष रूप से पृथ्वी के स्थल मंडल और 100 किलोमीटर नीचे दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर तक सीमित। भूमंडल विभिन्न टेक्टोनिक प्लेट्स में विभक्त किया जाता है जो एक दूसरे के सापेक्ष गति करती हैं। तो ये मूलतः आप साधारण शब्दों में समझें तो संतुलन की दशा समस्थिति है, जो कि जिसमें कि ऊपर स्थित क्षेत्र और नीचे गहराई में स्थित क्षेत्रों के बीच भौतिक और यांत्रिक स्थिरता की अवस्था बनी रहती है। ये किस प्रकार से बनी रहती है, इस संकल्पना को किस प्रकार से खोजा गया, वही हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए, आइसोस्टेसी जो शब्द है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। इसे 2 ग्रीक शब्दों से लिया गया है, आइसो एंड स्टैसिस। आइसो मीन्स सेम एंड स्टैसिस मीन स्टैंड स्टिल, यानी स्थिर रहना। आइसोस मीन्स इक्वल, स्टैसिस माने स्टैंडिंग, यानी संतुलन की दशा में, समान दशा में, समान जो दशा है, जो स्टेट ऑफ बैलेंस है, वो आइसोस्टेसी। ठीक है। इफ एनीथिंग अकर्स टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग स्टेट ए कॉम्पनसेटिंग चेंज विल अकर टू मेंटेन अ बैलेंस। अगर कहीं भी इसमें कोई अस्थिरता आती है, कोई भू हलचल होता है, कोई भू परिवर्तन होता है, तो तुरंत क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और इक्विपोजिया स्थापित होता है, समस्थिति की अवस्था प्रारंभ होती है।
देखिए, यदि हम बात करें तो आइसोस्टेसिस शब्द सर्वप्रथम इसका प्रयोग डटन द्वारा किया गया था 1889 में। ही वॉज एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, एक अमेरिकी भूगर्भवेत्ता थे डटन। उन्होंने 1889 में इस शब्द का प्रयोग किया, और जिसका मूल उद्देश्य था कि भूतल के जो असमतल भाग हैं, धरातल के बड़े बड़े ऊंचे उठे भागों जैसे कि पर्वत, पठार, और नीचे धंसे भागों के बीच स्थिरता और संतुलन की एक अवस्था आइसोस्टेसिस। तो डटन का ये मानना था कि ये विभिन्न जो ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान हैं, इनका जो भार है वो सामुद्रिक तली के नीचे बराबर होगा। तो इस आधार पर उन्होंने एक लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर, एक आइसोस्टैटिक लेवल, एक कॉम्पनसेशन लेवल की बात की पृथ्वी के आंतरिक भाग में, कि जिसके सहारे सभी भाग बराबर भार रखते हैं और संतुलन की अवस्था बनी रहती है। दिस डॉक्ट्रिन states that wherever equilibrium exists on the Earth's surface, equal mass must underlie equal surface area. जे स्टीयर्स ने अपनी बुक द अनस्टेबल अर्थ में वर्णित किया कि संतुलन की अवस्था पृथ्वी की सतह पर वो स्थिति है जबकि बराबर भार ने बराबर सरफेस को हटाया हुआ है। तो उनकी ये अवधारणा है। तो हम अगर इतिहास की बात करें कि संतुलन के सिद्धांत की खोज किस प्रकार से हुई, तो इसका श्रेय दिया जाता है विभिन्न एक्सपीडिशंस को। 1859 में 1859 में सिंधु गंगा के मैदान में अक्षांशों के निर्धारण के लिए जियोडेटिक सर्वे, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण चल रहा था उस समय सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में। तो उस समय दो प्लेसेस, कल्याण और कल्याणपुर, इन दो स्थानों का अक्षांशीय माप दो विधियों से लिया गया, त्रिभुजीकरण, ट्रायंगुलेशन, और खगोलीय विधि, एस्ट्रोनॉमिकल मेथड से। तो दोनों ही मापों में 5.236 सेकंड का अंतर आ गया। जो कल्याण है वो हिमालय से मात्र 60 माइल्स दूर था। तो दोनों मापों में अंतर आने का क्या कारण है? तो जो एरी थे उनके समक्ष ये समस्या आई, तो उन्होंने इसके लिए हिमालय की निकटता बताया कि हिमालय जो है वो अपनी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर रहा था। अच्छा, यही समस्या जब प्रॉट के सम्मुख आई तो उन्होंने एक नई व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि जो जिस प्रकार से महाद्वीप हम कहते हैं सियाल से निर्मित हैं, जिनका घनत्व 2.75 है, उसी तरह हिमालय भी सियाल का बना है। तो इस 2.75 घन सेंटीमीटर की गणना लेकर जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि अंतर दोनों स्थानों के अक्षांशीय माप में और ज़्यादा आना चाहिए था, यानी 15.885 सेकंड होना चाहिए था। यानी हिमालय को, पेंडुलम को और ज़्यादा आकर्षित करना चाहिए था। तो इस आधार पर ये माना गया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा। उसके लिए कई सारे अवधारणाएं दी गई, परिकल्पनाएं दी गई। किसी ने कहा कि हिमालय खोखला भाग है जिसके अंदर चट्टानें नहीं हैं, बुलबुलें हैं, तो पर्वत का जो सम्यक भार घनत्व है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से माप में अंतर आया। किसी ने कहा कि हिमालय जो है चट्टानों से नहीं बल्कि बुलबुलों से निर्मित है। तो इस तरह के गैर तर्कसंगत सिद्धांत भी दिए गए। इसी तरह माना गया कि हिमालय के ऊपर अत्यधिक पदार्थ का संतुलन नीचे कम घनत्व वाले पदार्थ से हो जाता होगा, जिससे समस्त भार कम रहता है और आकर्षण शक्ति कम हुई होगी। हिमालय का खुद की चट्टानों का स्वयं का घनत्व कम होगा, इसलिए हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर पा रहा है। और फिर ये भी माना गया कि पृथ्वी के भीतर एक ऐसा तल है जिसके नीचे घनत्वों में अंतर नहीं होता, केवल ऊपर ही अंतर पाया जाता है। तो और इस तल के सहारे सभी भार अपना बराबर भाग रखते हैं। तो इस आधार पर ये माना गया कि जो भाग जितना बड़ा होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा, और जो भाग जितना छोटा होगा उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस तरह विभिन्न तर्कों के सहारे धीरे धीरे संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ और विभिन्न मत इस हेतु प्रस्तुत किए गए। विभिन्न आइसोस्टैटिक मॉडल्स दिए गए, जिसमें आपके सिलेबस में जो है मेंशन है वो दो ही मॉडल्स हैं।
एक तो एरी का मॉडल है और दूसरा है प्राट मॉडल, एरी एंड प्रॉट्स मॉडल, जिसमें सबसे पहले हम एरी की संकल्पना से परिचित होते हैं। देखिए, सर जॉर्ज एरी का ये मत था कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला नहीं हो सकता। होता यह है कि अत्यधिक पदार्थ का भार नीचे से कम पदार्थ के द्वारा संतुलित हो जाता है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की जो क्रस्ट है, जो भूपर्पटी है, वो अधिक घनत्व वाले सबस्ट्रेटम के ऊपर तैर रही है। वो एक सामान्य अवधारणा है कि जो सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है। यदि हम सियाल का घनत्व 2.75 घन सेंटीमीटर और सीमा का 3 घन सेंटीमीटर माने, तो बीइंग लाइटर जो सियाल है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि जो हिमालय है वो भी भारी ग्लासी मैग्मा के ऊपर तैर रहा है। और एरी के अनुसार हिमालय कोई धरातलीय आकृति नहीं है, यानी वो अधः स्तर के केवल ऊपरी भाग तक ही नहीं तैर रहा, बल्कि काफ़ी भीतर तक प्रविष्ट है। उस तरह से जैसे कि जब एक नाव पानी में तैरती है तो उसका अधिकांश भाग जल में डूबा हुआ रहता है। तो उन्होंने कहा कि काफ़ी भीतर तक हिमालय का भाग ग्लासी मैग्मा के ऊपर तैर रहा है, काफ़ी नीचे तक व्याप्त है। जैसे हम एक आइसबर्ग का एग्जाम्पल लें, बर्फ़ के टुकड़े का, बर्फ़ शिला का, जब वो पानी पर तैरती है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए उसके 9 भाग को जल के भीतर रहना आवश्यक है। यानी उनके बीच 1:9 का रेशो होता है। तो इस तरह यदि महाद्वीपीय भागों का औसत घनत्व 2.67 ग्राम घन सेंटीमीटर और सबस्ट्रेटम का 3 ग्राम घन सेंटीमीटर मान लिया जाए, तो क्रस्ट के प्रत्येक भाग को सबस्ट्रेटम के ऊपर रहने के लिए क्रस्ट के 9 पार्ट्स को सबस्ट्रेटम के नीचे रहना हो। एरी ने आइसबर्ग का कोई एग्जाम्पल नहीं दिया। उन्होंने एक नाव से तुलना की कि जब वो पानी में तैरती है तो जिस प्रकार उसका अधिकांश भाग जल में डूबा होता है, ठीक उसी प्रकार से धरातलीय कोई भी आकृति सीमा के केवल धरातलीय ऊपरी हिस्से तक ही नहीं तैर रही, बल्कि काफ़ी भीतर तक प्रविष्ट है। जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि हर तैरती हुई वस्तु अपने डूबे हुए आयतन के बराबर द्रव हटाती है। और अगर हम आइसबर्ग के एग्जाम्पल को प्रस्तुत करें तो हिमालय जितना ऊपर है, यानी 8,848 मीटर, तो उसका 9 गुना भाग जो है वो भीतर की तरफ होगा, यानी 79,632 मीटर्स भाग जो है वो सबस्ट्रेटम में होगा। तो एरी ने बेसिकली ये बताया कि हिमालय अपनी वास्तविक आकर्षण शक्ति का ही प्रयोग कर रहा है और उसकी हल्के पदार्थों वाली एक लंबी जड़ है जो कि सबस्ट्रेटम में है, जो कि उसके ऊपर के पदार्थ को संतुलित कर देती है। तो एरी ने जो एक जनरल व्यू दिया वो ये कि जो भाग जितना ऊंचा होगा उसका उतना ही ज़्यादा भाग सबस्ट्रेटम में डूबा होगा, और जो भाग कम ऊंचा होगा उसका कम भाग डूबा होगा। तो एरी ने बताया कि जो डिफरेंट कॉलम्स हैं, जो विभिन्न स्तंभ हैं पृथ्वी की सतह पर, उन सभी का घनत्व बराबर है, लेकिन ऊंचाई के अनुसार उनकी गहराई में परिवर्तन है। यानी उन्होंने यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेराइंग थिकनेस की बात की। ठीक है, कि उनके अनुसार समस्त स्थलाकृतियों का घनत्व एक जैसा है, केवल उनकी गहराई में भिन्नता के आधार पर वो संतुलन की स्थिति में बने हुए हैं। कि महाद्वीपीय भाग एक ही प्रकार की घनत्व वाली शैलों के बने हैं, लेकिन उनकी गहराई में अंतर है। इस तथ्य को उन्होंने बताया। उन्होंने लोहे के विभिन्न आकार और लंबाई वाले टुकड़े लिए समान घनत्व के और उन्हें पारे से भरे बेसिन में डुबो दिया, तो टुकड़े जो हैं अपनी ऊंचाई के अनुसार विभिन्न गहराइयों तक डूब गए। इसी बात को लकड़ी के टुकड़ों को जल में डुबोकर भी प्रमाणित किया जा सकता है। तो एरी ने कहा कि जो ऊंचे उठे भाग हैं वो काफ़ी गहराई तक अपनी लंबी जड़ से अधः स्तर के अधिक घनत्व वाले भाग को हटा देते हैं, जिस कारण ऊंचे भागों के नीचे काफ़ी गहराई तक हल्के पदार्थों का विस्तार होता है और वो संतुलित होते हैं।
इसके विपरीत जो भाग कम ऊंचे हैं, जो नीचे भाग हैं, वो कम गहराई तक एंटर होते हैं अंदर, और उनके नीचे सबस्ट्रेटम का अधिक घनत्व वाला पदार्थ ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वो उनको सपोर्टिव स्थिति में रखता है। तो ऊंचे उठे भाग और निचले भाग एक साथ संतुलित होकर इस प्रकार से खड़े हैं कि उनका घनत्व समान है, लेकिन अपनी ऊंचाई के अनुसार वो पृथ्वी के अधः स्तर में अपनी जड़ रखते हैं, और ऊंचे भाग के नीचे हल्के पदार्थों का अधिक गहराई तक विस्तार होता है, इससे वो संतुलित रहते हैं। और जो कम ऊंचे भाग हैं, जो निचले भाग हैं, उनके नीचे क्योंकि वो अधः स्तर के अधिक घनत्व वाले पदार्थ को कम मात्रा में हटा पाते हैं, तो वो अधिक घनत्व वाला पदार्थ उनको सपोर्ट करके संतुलन की स्थिति में बनाए रखता है। ये बेसिकली एरी की हाइपोथेसिस है। एरी का हाइपोथेसिस जो है वो कई मायनों में प्रश्न खड़े करता है। जैसे उनके अनुसार प्रत्येक भाग अपनी ऊंचाई के अनुसार नीचे की तरफ जड़ रखता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि धरातलीय सतह से भीतर की ओर जो सामान्य क्रम है कि प्रति 32 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है, और आंतरिक भाग में तो ताप वृद्धि की दर जो है बहुत तेज़ी से चलती है। तो क्या इतनी अधिक गहराई पर इतने अतिशय तापमान के कारण ये अत्यधिक जो पदार्थ नीचे गया वो क्या पिघल नहीं जाएगा? तो इस आधार पर एरी का मत थोड़ा भ्रम प्रस्तुत करता है। तो आज हमने समस्थितिक अवधारणा को देखा और उसके संदर्भ में एरी की अवधारणा देखी। अपनी कल की क्लास में हम प्रॉट के व्यूज़ देखेंगे और आइसोस्टेसिस के संदर्भ में और विभिन्न मत जो प्रचलित हैं उनके विषय में जानकारी लेंगे। आया ही नहीं।